तो यार आज है सैटरडे और अभी बज रहे सुबह के 8। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो गाइज़ आज की वीडियो खास होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अपनी कॉन्टिनेंटल जीटी या फिर इंटरसेप्टर ली है या फिर लेने वाले हैं या फिर मेरी तरह लिए हुए बहुत टाइम हो चुका है, मतलब कि 1.5-2 साल हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ना 3 कैटेगरी होती है राइडर्स की। एक तो जो अपनी बाइक को बिल्कुल बहुत सारा प्यार करते हैं और मतलब छोड़ ही नहीं सकते, उसको बिल्कुल चमका के रखते हैं। दूसरे होते हैं कि यार हमें बाइक चमका के नहीं रखनी पर मेंटेनेंस पूरी रखनी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाइक में और चलाते अच्छा है। और तीसरे होते हैं बस चलती रहे यार बाइक, कोई दिक्कत नहीं है, चेन ल्यूब करा लेंगे और इंजन ऑयल अरे करा लेंगे, अभी तो सर्विस होनी बाकी है, बहुत टाइम है अभी। तो मेरे हिसाब से 3 कैटेगरी है, तो ये वीडियो उन तीनों कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यार चलो बढ़ते हैं पहली टिप के साथ। तो पहली टिप है यार कि अपने इंजन को ब्रेक इन पीरियड में रेव मत करो। वेट। अब आप बोलोगे अगर ऐसी टिप्स आने वाली है तो मैं वीडियो यहीं पे बंद कर दूंगा। देखो बहुत सारी टिप्स होती हैं यार, मतलब कुछ टिप्स ऐसी होती हैं कि जो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं बट उनकी इंपॉर्टेंस बताना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक इन पीरियड में ज़्यादा रेव मत करो। हालांकि मैंने दूसरे दिन में ही 160 तक बाइक को खींच दिया था और अब तक 2 साल होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही बाइक में, बट रिकमेंडेड है। तो यार और आराम से चला लो तो क्या हो गया। और 4000 आरपीएम तक तो 100 पे आराम से पहुंच जाती है बाइक, तो आराम से 100 तक चलाओ, 500 किलोमीटर तक। फिर उसके बाद भगाओ इसको 120, 150, 160, 180 जो आपका मन करे। सुबह सुबह जब बाइक स्टार्ट करते हो तो उसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दो, आइडल पे ही छोड़ दो, रेव मत करो, ठीक है। सबको पता है यार ये वाली चीज़, रोज़ नहीं हो पाता पर रोज़ करने की ट्राई करो। मेरे से भी नहीं हो पाता यार, कभी कभार सीधा बाइक लेके निकलना पड़ता है, सुबह सुबह कोई टाइम होता नहीं है। अपना थोड़ा रूल बनाओ, उसको करो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक बिगर कैपेसिटी बाइक है, बड़ा इंजन है, उसमें इंजन ऑयल की कैपेसिटी भी ज़्यादा है, तो इंजन ऑयल को पूरा इंजन में घूमने के लिए टाइम लगता है। 2-3 मिनट शुरुआत में स्टार्ट करने की आदत डालो गाइस। स्पेशली इंटरसेप्टर वालों को बताना चाहूँगा कि फुट पेग्स बहुत ही क्लोज हैं इंजन के और वहाँ पे एग्जॉस्ट भी बहुत हीट करता है, तो अपने पैर बचा के चलो गाइस, चप्पल पहन के मत चलाओ। हाँ अगर कभी आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो मार्केट के लिए जाना है, कहीं पे जाना है तो चप्पल पहन के चला लो, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा यार कभी इतनी बड़ी बाइक को चप्पल पहन के मत चलाना। पहली बात किसी एक्सीडेंट में बहुत बुरा हाल हो जाएगा, दूसरी बात इतनी हीट होती है बाइक, मतलब एक 650 इंजन के हिसाब से कम हीट होती है, लेकिन जो एक 250 सीसी या 300 सीसी की बाइक से 650 सीसी पे अपग्रेड कर रहा है तो उनके लिए बाइक हीट होगी। और एग्जॉस्ट से भी बहुत हीट निकलती है, तो एग्जॉस्ट से और इंजन से अपना पैर बचा के चलना। एग्जॉस्ट से तो कुछ भी बचा के चलना, वहाँ पे कुछ भी लग जाएगा तो वो आपकी या तो स्किन उतार देगा या फिर वो चिपक जाएगा उस पर, ठीक है। तो एग्जॉस्ट से फिर बिल्कुल बच के। और जिन लोगों को आदत है बिगर कैपेसिटी बाइक चलाने का तो उनको पता ही है यार, जूते पहन के चलाओ, ज़्यादा सेफ रहोगे। 500 से 700 किलोमीटर के बीच में चेन ल्यूब और क्लीन करवा लो, ठीक है। चेन की लंबी लाइफ चाहिए तो ये करवाना पड़ेगा, या तो ये 500-700 किलोमीटर में छोटे छोटे पैसे दे दो, नहीं तो आपको 5-7 हज़ार किलोमीटर पहले अपनी चेन चेंज करवानी पड़ जाएगी और बाइक भी उतनी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस में नहीं चलेगी। ये परफॉर्मेंस सेगमेंट की बाइक है, तो चेन वगैरह को आप जितना अच्छे तरीके से रखोगे, जितना अच्छे तरीके से उसको टाइट रखोगे, क्योंकि चेन लूज़ हो जाती है बार बार, तो जितना अच्छे तरीके से उसको टाइट रखोगे उतना अच्छा है आपके लिए। अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, एक ही दिन में 800 किलोमीटर कर रहे हो, तो 800 किलोमीटर भी चल सकता है। तो मैं भी अभी चेन ल्यूब करूँगा यार अपनी बाइक की, बहुत टाइम हो चुका है, लगभग 800 किलोमीटर हो चुके हैं। मनाली में की थी, मनाली से यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे भी थोड़े टाइम चलाई, तो बहुत टाइम हो चुका है चेन ल्यूब किए हुए। बात आती है ब्रेक पैड्स की यार, तो ब्रेक पैड्स को अपना आप रेगुलरली चेक करते रहो, ठीक है। नॉर्मली ब्रेक पैड्स मेरे जो चले थे, फ्रंट ब्रेक्स मेरे लगभग 7-8 हज़ार किलोमीटर चले थे। रेयर वाले जो ब्रेक थे मेरे वो लगभग 10,000 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं चलते। और अगर आप थोड़ा सा और हैवी राइडर हो तो आपके तो उससे और पहले निकल जाएंगे, ठीक है। तो ब्रेक पैड्स का ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिस्क प्लेट है और ब्रेक पैड्स है उनको रेगुलरली क्लीन करवाते रहो, वो भी इंपॉर्टेंट है यार। तो आपकी डिस्क प्लेट गंदी होती रहती है, स्पेशली मानसून में उस पर काफ़ी जल्दी रस्ट आ जाता है। तो मानसून में जब आप बाइक स्टार्ट कर रहे हो या फिर कहीं पे जा रहे हो तो 3-4 दिनों में या फिर हफ्ते में एक बार सैंड पेपर से आप डिस्क प्लेट को थोड़ा सा क्लीन कर लो, ताकि जो वो रस्ट है वो डिस्क पैड पे ना घुसे और डिस्क पैड को फिर वो थोड़ा ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो ये भी ज़रूरी है यार, मतलब कर लो, क्या हो गया, ज़रूरी है। मतलब कि कुछ लोग कहेंगे कि चल जाएगा ना, काम क्या है, तो वही है, क्या ही होता है गलत कि क्या ही गलत कर रहे हैं। फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा क्या ही होता है गलत। किसी के लिए गलत, किसी के लिए सही होता है।
अगर आपके एग्जॉस्ट पे, हेडर पाइप्स पे कहीं पे भी रस्ट आता है तो उसको WD-40 आता है, एक डिग्रीसर होता है वो, उसको यूज़ करो, उससे वो रस्ट हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो वही है, क्रोम पाउडर यूज़ कर सकते हो क्रोम वाले पार्ट्स के लिए। और कहीं और रस्ट रहता है तो यार स्प्रे पेंट आता है, स्प्रे पेंट करो और पहले सैंड पेपर से रस्ट हटा दो उस पार्ट से, और फिर उसके बाद उस पर स्प्रे पेंट कर दो ताकि वो बचा रहे। इन लोगों ने पुरानी बाइक जैसे मैंने ली थी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, तो उस टाइम पे फॉग गेटर्स नहीं आते थे GT और इंटरसेप्टर में, तो वो उन लोगों को बोल रहा हूँ अपने फॉग गेटर्स मंगवा लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल वगैरह फोक पे लग जाते हैं जिसकी वजह से, तो अगर वो डस्ट पार्टिकल सील कट करके फॉग ट्यूब के अंदर चले गए तो वो आपकी सील को ख़राब कर देंगे, और आपकी जो फॉग ट्यूब है, जो ये क्रोम वाली चमकती रहती है ना, हाँ, वो जो फॉग ट्यूब है, वो फॉग ट्यूब भी आपकी ख़राब हो सकती है, उस पर भी स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। तो गाइज़, फॉग गेटर्स बहुत ही छोटी चीज़ होती है, हालांकि आते 800 रुपये के हैं, होता है दर्द, रबड़ का इतना सा पार्ट 800 रुपये का, पर बिल्कुल वर्थ है, लगवा लो उसको, पता नहीं चलेगा उसका इफ़ेक्ट क्या है, लेकिन उसके बिना जो जो हो सकता है बाइक में उसका बड़ा पता चलेगा। सो टूरिंग में अगर आपके फोक की सील कट गई तो भाई लेने के देने पड़ सकते हैं, धीरे धीरे फोक ऑयल कम होता रहेगा और आपके सस्पेंशन पे भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है। अब जब टूरिंग की बात कर ही रहे हैं तो यार एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि टूरिंग में हम या तो पिलियन के साथ जाते हैं या फिर बाइक में हम सामान लोड करते हैं, दोनों चीज़ों में प्रीलोड एडजस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप पीछे ज़्यादा वेट डाल रहे हो जिसकी वजह से जो रियर सस्पेंशन है उसका प्रीलोड एडजस्ट होना चाहिए। ये वही बात हो गई यार, जिनको सही लगेगा वो करेंगे, बट थोड़ा सा जब आप आगे जाओगे बाइक में, क्योंकि परफॉर्मेंस बाइक है, आपको भगाने में मज़ा आएगा, भगाने में जब भी मज़ा आएगा जब बाइक स्टेबल रहेगी, और स्टेबल रहने के लिए प्रीलोड एडजस्टमेंट का थोड़ा सा देख लो। मैंने एक वीडियो बनाई थी, प्रमोशन नहीं है पर देख सकते हो। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है यार रेनी सीजन में चलाओ तो इंजन पे इतने सारे मार्क्स आ जाते हैं, तो यार उसके लिए यही बोलना चाहूँगा, मेटल पॉलिश यूज़ करो, ऑटोसोल की सबसे अच्छी आती है, या फिर ब्राइटो की भी यूज़ कर सकते हो, उन सबको लो, एल्युमिनियम फॉइल पर डालो और धीरे धीरे ऐसे सर्कुलर मोशन में आप उस पर बफ़ करते रहो। बहुत लंबा प्रोसेस होगा, अगर आप एक बारी में इंजन को करना चाहोगे तो आपको 3-4 घंटे भी लग सकते हैं गाइस, बट ट्रस्ट मी उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। और अगर आपको बफिंग करानी है तो आप सीधा किसी भी सर्विस स्टेशन पे जाके बफिंग भी करा सकते हो, 1700-1800 रुपये की होती है। तो मैं बोलना चाहूँगा यार व्हील बैलेंसिंग का इंटरवल आप 6 से 7,000 किलोमीटर करो। 6 से 7,000 किलोमीटर में स्पोक्स थोड़े से आउट हो ही जाते हैं, तो उनको बैलेंस करवाओ। हालांकि बैलेंस करवाने का थोड़ा सा ट्रिकी तरीका है, और मैनुअली बैलेंस करवाने में तो भाई जिन लोगों को अच्छे से आता है ना बैलेंस करना, उन्हीं से करवाओ। मैंने भी करवाई हुई है, कभी कभार 6 से 7,000 किलोमीटर में करवाई हुई है, अभी 10,000 किलोमीटर होने वाली है, अभी तक नहीं करवाई, पर वॉबलिंग इफेक्ट आता है। आप जब हाई स्पीड पे जाओगे 150 से ऊपर, अगर आपके व्हील बैलेंस्ड हैं तो आपको बहुत मज़े आएंगे यार, मतलब बिल्कुल मक्खन की तरह जाएगी। और बैलेंस्ड नहीं है तो यार आपकी फटेगी, 140 से 50 में भी फटेगी। और अगर आपने बहुत टाइम तक बैलेंस नहीं करवाए तो स्पोक टूटने का भी खतरा रहता है। तो वही है, आपके ऊपर है बस। अब आ जाती है इंजन ऑयल की बात, तो वही बात है यार, अब एक बड़ा इंजन है, बिगर कैपेसिटी इंजन है। और मैं दूसरी चीज़ बता देता हूँ, 10,000 किलोमीटर किस हिसाब से होते हैं। बहुत टाइम के लिए हम बाइक को आइडल भी छोड़ते हैं, जब तो हमारे किलोमीटर कैलकुलेट नहीं होते, ठीक है, लेकिन इंजन के लिए तो वो किलोमीटर अपना रेवोल्यूशन पूरा कर ही रहा है ना, आइडल पे हो या मूव कर रहा हो। तो इसीलिए रिकमेंडेड होता है कि 10,000 से पहले ही आप चेंज करवा लो, 7,000 पे करवा लो, 7.5 पे करवा लो, वो आपके लिए सही रहेगा। और दूसरी बात यार, आपको इंजन ऑयल का लेवल हमेशा चेक करते रहना है, एक लेवल से नीचे ना जाए इंजन ऑयल का लेवल, क्योंकि 650 इंजन है, 650 सीसी का इंजन है, तो हीट होता है, कुछ चांसेस होते हैं कि आप इंजन ऑयल को इंजन ऑयल आपका हीट में इवेपोरेट होके कम हो सकता है। तो देख लो, सर्विस करवाने से पहले भी इंजन ऑयल कम हो सकता है, तो उस टाइम पे आपको टॉपअप करवाना पड़ सकता है। और अभी तक मैं आपको बताऊं तो कंपनी का इंजन ऑयल यूज़ किया मैंने शुरुआत में, फिर उसके बाद मैंने मॉड्यूल का इंजन ऑयल यूज़ किया है, अब मैंने दोबारा कंपनी का डलवाया है थर्ड सर्विस में, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ 4th सर्विस में मैं डलवाऊँ कैस्ट्रॉल का। काफ़ी सुनने में मिल रहा है और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, तो मैं अभी कैस्ट्रॉल का ट्राई करने वाला हूँ इंजन ऑयल। सो इंजन ऑयल के लेवल चेक करने के साथ साथ आप ब्रेक फ्लूइड का भी लेवल चेक कर सकते हो। सो बेसिकली फ्रंट डिस्क पैड और रियर डिस्क पैड के फ्लूइड का चेक कर सकते हो। अगर लो लेवल से अगर वो नीचे जा रहे हैं तो आप उसको रिफ़िल करा सकते हो। इसके अलावा टाइम टू टाइम यार 500-700 किलोमीटर में अपना क्लच भी एडजस्ट करवाते रहो। कोई भी मैकेनिक या फिर आरी सर्विस स्टेशन में आपका क्लच एडजस्ट हो जाएगा। बेसिकली उसमें जो मिनिमम जो फ्री प्ले रखना होता है वो 2 to 3 सेंटीमीटर रखना होता है, और आप खुद भी घर पे कर सकते हो। तो रॉयल एनफील्ड की जो आपकी ओनर्स मैनुअल है उसमें चेक कर सकते हो कि कैसे हम क्लच एडजस्ट करते हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट टाइम जब अपनी सर्विस करवाओ तो आरी सर्विस स्टेशन में टैपेट एडजस्टमेंट के लिए बिल्कुल बोलना गाइस। सो बेसिकली हमारे पास 4 वेल्व्स होते हैं, 2 इनलेट वेल्व्स और 2 एग्जॉस्ट वेल्व्स। तो इन वेल्व्स की जो क्लियरेंस होती है उसकी एडजस्टमेंट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मैं ज़्यादा थ्योरी में तो नहीं जाऊँगा, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी सर्विस स्टेशन में ना ये पार्ट निगलेक्ट किया जाता है। तो अगली बार आप अपनी बाइक में टैपेट एडजस्टमेंट बिल्कुल ज़रूर करवाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग के लिए आप जा सकते हो अगर आप ऑलरेडी 20 से 30 हज़ार किलोमीटर चला चुके हो अपनी बाइक को। हमारा एयर बॉक्स होता है और एयर बॉक्स और इंजन के बीच का जो पार्ट होता है जो अमाउंट ऑफ एयर को कंट्रोल करता है कि कितनी एयर हमारे इंजन के अंदर जानी चाहिए, सो उसको हम कहते हैं थ्रॉटल बॉडी। सो इंडिया में जैसी रोड कंडीशन है, जैसी यहाँ पे डस्ट है, तो उसके हिसाब से इसमें काफ़ी ज़्यादा डर्ट वगैरह एक्यूमुलेट हो जाती है। उसको क्लीन करवाने के लिए थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करवाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी चीज़ अगर आप क्लीन करवा रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट जो एयर के फ्लो को कंट्रोल करता है, तो ऑब्वियसली उससे परफॉर्मेंस में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा गाइस। सिंस हमारी बाइक्स फ्यूल इंजेक्टेड है, सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसमें 2 से 3 लीटर फ्यूल मिनिमम रखो ही, क्योंकि फ्यूल पंप हमारा आराम से काम कर सके। और जैसे ही पेट्रोल कम होता जाएगा तो उस फ्यूल पंप पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म में उस फ्यूल पंप की लाइफ को वो इम्पैक्ट कर सकता है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा है तो मोटर मत चलाओ, क्योंकि बिना पानी के मोटर चलाओगे तो मोटर ख़राब हो सकती है। वही यहाँ पे है, फ्यूल पंप को बिना फ्यूल के चलाओगे और वो चलना होगा ही यार। हर एक बार आप बाइक स्टार्ट करोगे तो फ्यूल पंप हमेशा ऑन होता है। दैट्स वाई इट इज़ रिकमेंडेड कि आप 2 से 3 लीटर अपना फ्यूल टैंक में रखो। सो बेसिकली जो हमारे पास लो फ्यूल की इंडिकेशन ब्लिंक होने लग जाती है हमारे डिजिटल कंसोल में, सो वहाँ पे दैट मीन्स कि आपके टैंक में 3 लीटर फ्यूल बचा हुआ है, जिसमें से 0.75 डेड फ्यूल है, जो कि आपका कभी भी यूज़ नहीं होगा इंजन को स्टार्ट करने में, वो रहेगा ही। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि जैसे ही लो फ्यूल की इंडिकेशन आए, आप उसके बाद अपना फ्यूल जल्दी से जल्दी रिफ़िल करवा लो टू गेट अ लॉन्ग लाइफ ऑफ फ्यूल पंप। और यार फ्यूल पंप में वारंटी नहीं होती, सो सीधा वो जेब पे खर्चा होने वाला है। लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत टाइम तक अपनी बाइक को हम खड़े रखते हैं, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि साइड स्टैंड पे ज़्यादा टाइम तक खड़े मत रखो, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि आपका एक तो इंजन ऑयल एक साइड पे आ जाता है इंजन के, और जो आपके टायर्स पे है, टायर्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एक साइड पे, जिसकी वजह से कि अगर आप बाइक ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही खड़े रखोगे तो आपके टायर्स पे क्रैक आ सकते हैं, ठीक है। और इंजन ऑयल रिकमेंडेड रहता है कि एक साइड पे ना रहे, तो अपनी बाइक को या तो पेडॉक स्टैंड पे या फिर डबल स्टैंड पे खड़ी रखो। तो उसका ऑल्टरनेटिव ये भी है, साइड स्टैंड पे रखो, लेकिन हर 1-2 दिन में ना थोड़े टाइम के लिए, मतलब कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अपना 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अपनी बाइक का चक्कर लगा के दोबारा बाइक पार्क कर दो, ठीक है। और बाइक स्टार्ट तो करनी है ही। हालांकि ये वाली चीज़ रहती है, बहुत सारे लोग कहते हैं यार 15-20 दिन तक हमारी बाइक खड़ी रही, फिर उसके बाद हमने स्टार्ट की तो एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई। हो जाएगी भाई, उसका काम है स्टार्ट होना, पर इंजन पे थोड़ा सा रहम खा लो। वो आपके 20-30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार लाख किलोमीटर चलना है, तो उसकी लॉन्ग टर्म में सोचो। सब लोगों के लिए बोलना चाहूँगा कि यार अपने एयर फिल्टर पे थोड़ा सा ना नज़र रखो, देखो कि उसमें ज़्यादा डस्ट तो नहीं है। और जो ये कंपनी का स्टॉक एयर फिल्टर है, इसको तो आप हर एक 2000 या फिर 1500 किलोमीटर में बोलूँगा क्लीन करवाओ, और 5000 किलोमीटर तक इसको चेंज करवा लो, क्योंकि ये पेपर एलिमेंट फ़िल्टर है, एक बार डस्ट गई तो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और थोड़े टाइम के बाद जब इसको कितना भी साफ़ करवा लो, ये ख़राब होना ही है। कंपनी बोलती है 10,000 किलोमीटर पे चेंज कराओ, बट जिस तरीके से हमारी इंडिया में कंडीशंस है गाइस, इतनी डस्टी कंडीशन है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि 5000 किलोमीटर में अपना एयर फ़िल्टर चेंज करवा लो, स्टॉक एयर फ़िल्टर जो है, ठीक है। हालांकि परफॉर्मेंस एयर फिल्टर है तो उसको हर एक 10,000 किलोमीटर में क्लीन कर लो। इसके अलावा अपने स्पार्क प्लस को भी चेक करवाते रहो कि वो क्लीन है कि नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि उसकी वजह से भी एवरेज बहुत कम हो जाती है, ठीक है। अगर आपके स्पार्क प्लग प्रॉपरली क्लीन रहेंगे तो इंजन में जो कंबशन है वो भी काफ़ी क्लीन होगी, ठीक है। और आपका पेट्रोल भी बहुत कम यूज़ होगा, वही फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। माइलेज अच्छी मिलेगी आपको। और माइलेज की बात कर ही रहे हैं तो यार टायर प्रेशर बिल्कुल ऑप्टिमम रखो, जो कंपनी ने बोला है वही रखो। तो स्टॉक टायर्स में आगे 32 और पीछे 36 होता है। पीछे 36 है तो आप उसको 35 कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा गर्मियों में चला रहे हो तो 35 पे चला सकते हो, लेकिन उससे कम नहीं। कम टायर प्रेशर पे ज़्यादा कांटेक्ट रहता है रोड से बाइक का, जिसकी वजह से पेट्रोल भी ज़्यादा खाती है और इंजन का ज़्यादा एफर्ट लगता है एक पर्टिकुलर स्पीड अटेन करने में। बाइक तो ले ली है, लेकिन राइडिंग गियर्स में इन्वेस्ट करो गाइस। अच्छे राइडिंग गियर्स में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा तो है नहीं कि अब इस बाइक को यहीं पे रखोगे, ठीक है, कहीं पे ब्रेकफास्ट राइड पे या टूरिंग पे नहीं लेके जाओगे। अगर आप नहीं लेके जाते हो तो
ठीक है, जब भी मैं रिकमेंड करूँगा राइडिंग गियर्स पहनो, बट अगर आप राइडिंग गियर्स के बिना टूरिंग वगैरह पे जा रहे हो तो बहुत खतरा है गाइस। आप चाहे कितनी भी महंगी बाइक ले लो, उसके अलावा 15 से 20 हज़ार रुपये आप अपने राइडिंग गियर्स के लिए रखो गाइस। मैं यही बोलूँगा कि आप इसमें बजट मत देखना कि यार मेरा बजट तो 10,000 का है, उसमें क्या मिलेगा। अपना 15 से 20 हज़ार रुपये का बजट बनाओ। अभी नहीं ले सकते हो तो थोड़े टाइम पे लो, लेकिन लो ज़रूर, उसके लिए पैसे सेव करो। राइडिंग गियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बिना गियर्स के लिए बाइक चलाना, स्पेशली इतनी परफॉर्मेंस बाइक, आपको पता नहीं चलेगा कितनी जल्दी ये 120-150 पहुंच जाती है, लेकिन जब उस स्पीड पे कोई एक्सीडेंट या मिस हैपनिंग होती है, जब पता चलता है कि वो स्पीड कितनी है गाइस। तो इसीलिए इस बात को बिल्कुल सीरियसली लेना है। राइडिंग गियर्स, अच्छे राइडिंग गियर्स पे इन्वेस्ट करो। राइडिंग जैकेट, ग्लव्स, राइडिंग पैंट्स हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नी गार्ड्स, अच्छे शूज़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत अच्छा हेलमेट लो गाइस, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि राइडिंग गियर्स के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से राइडिंग गियर मैं यूज़ करता हूं और मेरे रिकमेंडेड कौन से हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही सारी टिप्स थी यार मेरे को, और इसके अलावा अगर आपको कोई टिप लगती है जो इंपॉर्टेंट है तो यार कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, मैं पिन कर दूंगा उनको, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी और मेंटेनेंस टिप्स हो जाती हैं तो पार्ट 2 बना लेंगे यार, क्या हो गया। अपना यूट्यूब चैनल है, आप भी अपने ही हो, ठीक है। सब मिल बैठ के फिर दोबारा से देखेंगे। तो गाइज़ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और अगर किसी भी रीज़न से आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिनको लगता है कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अभी नीचे, इंस्टाग्राम पे थोड़े से अच्छे फ़ोटोज़ डालता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे। तो गाइज़ चलते हैं, अभी वीडियो को करते हैं एंड। दिस इज़ मिस्टर मोटोनेटर एंड आई विल सी यू लेटर. Till then, ride hard, ride safe and stay safe. Bye bye.